और फिर तेलगी किसान गेस्ट हाउस नाम की एक होटल के अंदर एज अ मैनेजर की जॉब शुरू कर देता है। तेलगी को वहां पर एक इंसान से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है राम रतन सोनी। और उस वक्त शरद पवार कांग्रेस में ही थे और रात में फेक स्टैम्प पेपर्स बनाने का काम करते थे। 16 अगस्त 1968 के दिन महाराष्ट्र में अब्दुल करीम का जन्म हुआ था। अब्दुल करीम के गांव का नाम तेलगी था, इसलिए अब्दुल का पूरा नाम था अब्दुल करीम तेलगी। और फिर कुछ सालों के बाद अब्दुल के फादर कर्नाटक में जाकर के बस गए और वहां के खानपुर गांव में रहने लगे। और खानपुर के रेलवे स्टेशन पे ही अब्दुल के फादर छोटा मोटा काम करते थे और अपना गुजारा चलाते थे। अब्दुल का परिवार काफी गरीब था और खानपुर के रेलवे स्टेशन पे मुश्किल से 5 से 6 ट्रेन ही रुका करती थी। तो गरीबी और डायबिटीज की बीमारी की वजह से एक दिन अब्दुल के फादर की डेथ हो जाती है और अपने फादर की डेथ के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी अब्दुल के ऊपर आ जाती है। और फिर उसने खानपुर के रेलवे स्टेशन पे ही सीजनेबल फल फ्रूट बेचने का काम शुरू किया और साथ ही में उसने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी। दिन के टाइम में अब्दुल करीम तेलगी स्टडी किया करता था और बाकी के बचे हुए टाइम में ट्रेन में सामान और फल फ्रूट बेचा करता था। और फिर 1984 के अंदर तेलगी ने अपने बीकॉम की डिग्री कंप्लीट कर ली और फिर अपने सपने पूरे करने के लिए अब्दुल करीम तेलगी मुंबई आ जाता है। और फिर मुंबई आने के बाद तेलगी MS फ्लिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब करता है। लेकिन इस जॉब में अपना मंथली टारगेट पूरा ना करने की वजह से तेलगी को ये जॉब खोनी पड़ती है। और फिर तेलगी किसान गेस्ट हाउस नाम की एक होटल के अंदर एज अ मैनेजर की जॉब शुरू कर देता है। और यहीं पर तेलगी की मुलाकात गेस्ट हाउस के मालिक की साली शहीदा बेगम से होती है। और फिर 19 अप्रैल 1987 के दिन तेलगी और शहीदा बेगम की शादी हो जाती है। लेकिन तेलगी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था और इसलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए तेलगी सऊदी अरेबिया चला जाता है। और जब तेलगी वहां जाता है तो एक चीज नोटिस करता है कि भारत से सऊदी आने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स में बहुत से इश्यू होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और इसलिए 10th का सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं होता है। और तेलगी को बिजनेस करने का सबसे पहला आइडिया यहीं से आता है। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी का अपनी बेटी और अपनी पत्नी के बिना उसका मन नहीं लगता है और इस वजह से तेलगी सऊदी छोड़कर वापस भारत आ जाता है। और भारत आने के बाद तेलगी साउथ मुंबई में एक दुकान किराए पर लेता है और अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम की एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करता है। और फिर यहाँ से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो लोग गल्फ कंट्री जाना चाहते थे उनको वहां पर भेजने का काम शुरू करता है। लेकिन फिर साल 1993 के अंदर पुलिस तेलगी को अरेस्ट कर लेती है फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के क्राइम में। और फिर तेलगी को मुंबई के MRA मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर केस दर्ज किया जाता है और उस केस का नंबर होता है 91/93। लेकिन जब तेलगी पुलिस स्टेशन के अंदर होता है तो तेलगी को वहां पर एक इंसान से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है राम रतन सोनी, जो कि शेयर मार्केट में काम करता था। और राम रतन सोनी तेलगी से कहता है कि क्यों ये छोटे मोटे क्राइम करता है, अगर कुछ करना है तो करोड़ों का बिजनेस करो। तेलगी स्कैम पे लिखी हुई किताब तेलगी एक रिपोर्टर में NDTV के पत्रकार रहे संजय सिंह ने लिखा है कि राम रतन सोनी ही वो इंसान है जिसने तेलगी को इंडियन गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर के बारे में बताया था। और राम रतन सोनी ही तेलगी को बताता है कि स्टैम्प पेपर का जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट सबसे लापरवाह डिपार्टमेंट है। और NDTV के रिपोर्टर ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने साल 2003 के अंदर सबसे पहले तेलगी के इस स्कैम के बारे में सबको बताया था। और फिर जेल से बाहर आने के बाद तेलगी ने राम रतन सोनी के साथ मिलकर पुराने और यूज स्टैम्प पेपर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और यूज स्टैम्प पेपर पर जो लिखा होता था वो किसी एक पर्टिकुलर केमिकल से मिटाकर तेलगी ने उन्हें नए स्टैम्प पेपर की तरह बेचना शुरू कर दिया। लेकिन ये काम बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा था, इसे सिर्फ छोटे पैमाने पर ही किया जा रहा था और ये चीज तेलगी को पसंद नहीं आ रही थी। और साथ ही में इन यूज स्टैम्प पेपर को सेल करने के लिए उसको वकीलों के पास जाना पड़ता था और वकील टू वकील इसे बेचकर ये बिजनेस को बड़े लेवल पे नहीं किया जा सकता था। और फिर इसलिए अब्दुल करीम तेलगी स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है ताकि वो खुद स्टैम्प पेपर सेल कर सके। और फिर साल 1993 के अंदर तेलगी स्टैम्प पेपर सेल करने के लिए बीजेपी सरकार से 2 बार विधायक रहे अनिल गोटे से कांटेक्ट करते हैं। उस वक्त तो अनिल गोटे सिर्फ एक रिपोर्टर होते हैं, लेकिन उनका पॉलिटिक्स में जाने का बहुत मन होता है और एक रिपोर्टर होने की वजह से उनके पॉलिटिक्स के अंदर काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे। और उस वक्त शरद पवार कांग्रेस में ही थे और उस वक्त वो महाराष्ट्र के CM भी थे। NDTV के रिपोर्टर संजय सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री विलासराव देशमुख की सिफारिश पे तेलगी को 18 मार्च 1994 के दिन स्टैम्प सेल करने का लाइसेंस मिल जाता है। और फिर साल 2003 के अंदर जब तेलगी का जो स्कैम है वो एक्सपोज होता है तब विलासराव देशमुख अपनी सफाई में कहते हैं कि जब अनिल गोटे मेरे पास सिफारिश के लिए आए तो मैंने नेक नियति से इस सिफारिश को आगे बढ़ा दिया और एप्लीकेशन पे सिर्फ ये लिखा कि प्लीज कंसीडर। और फिर एप्लीकेशन रजिस्टर ऑफिस ने बैकग्राउंड चेक और सभी नियमों का पालन कर लाइसेंस इशू किया था। भारत सरकार के स्टैम्प पेपर नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छापे जाते हैं और फिर यहीं से स्टैम्प पेपर्स देश के लाइसेंस वेंडर्स और फिर अलग अलग बैंक्स में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जहां से जनता और वकील ये स्टैम्प पेपर्स ले पाते हैं। और
फिर लाइसेंस मिलने के बाद तेलगी AKL गवर्नमेंट लाइसेंस स्टैम्प वेंडर नाम से स्टैम्प पेपर्स बेचने का काम शुरू कर देता है। और फिर स्टैम्प पेपर सेल करने के लिए तेलगी सबसे पहले मुंबई के MRA मार्ग पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आने वाली 2 ऑफिस खोल लेता है, एक हैंडलूम हाउस में और दूसरी हुसैन मनोर में। अब 18 मार्च 1994 के दिन तेलगी को ऑलरेडी स्टैम्प पेपर सेल करने के लिए लाइसेंस मिल गया था। तो फिर अब तेलगी जो पहले इस पुराने स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ मिटाकर उसे सेल करता था, उन स्टैम्प पेपर को अब अपने यहाँ पर वो नए स्टैम्प पेपर के साथ मिलाकर सेल करने लगा, क्योंकि पुराने वाले यूज्ड किए गए स्टैम्प पेपर्स ऑलरेडी लाइसेंस वेंडर से मिल रहे थे। तो इसमें शक और रिस्क और भी बहुत कम था। लेकिन फिर 2 जून 1995 के दिन तेलगी का स्कैम पकड़ा जाता है। और जब तेलगी पकड़ा जाता है उस वक्त तेलगी के पास करीब 16,58,000 की कीमत के फेक स्टैम्प पेपर पकड़े जाते हैं। और फिर इस क्राइम के लिए तेलगी के ऊपर केस रजिस्टर किया जाता है। और फिर यूज स्टैम्प पेपर मिलाकर बेचने की वजह से जून 1995 के अंदर तेलगी का जो लाइसेंस होता है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर तेलगी को जब लगता है कि उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, तो फिर तेलगी मुंबई हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए एप्लीकेशन भी डाल देता है। लेकिन फिर 1 दिसंबर 1995 के दिन तेलगी की इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि आगे जाकर कोई फैसला लिया जाए उससे पहले ही अब्दुल करीम तेलगी पुलिस कस्टडी से ही भाग जाता है। और उस वक्त मुंबई पुलिस कोर्ट के अंदर ये भी नहीं बता पाती है कि आखिर एक इंसान पुलिस कस्टडी से भाग कैसे गया। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको इस बात का जवाब जरूर मिलेगा। और आपको बता दें कि 1995 के अंदर अब्दुल करीम तेलगी और उसके दोस्त राम रतन सोनी के बीच में झगड़ा हो जाता है और उस वक्त वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसकी वजह ये मानी जाती है कि अब्दुल करीम तेलगी इस स्कैम को और भी ऊंचे लेवल पे ले जाकर करना चाहता था, लेकिन राम रतन सोनी इस चीज में उसका साथ देने से मना कर देता है। और फिर इस चीज की वजह से इन दोनों में बहस हो जाती है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और फिर अब्दुल करीम तेलगी ने प्लान बनाया कि वो मुंबई में फेक स्टैम्प पेपर बनाएगा और फिर इंडिया में अलग अलग जगहों पर वो सेल करेगा। और इसे सेल करने के लिए वो अलग अलग वेंडर्स को अपने साथ मिलाएगा। पुराने स्टैम्प पेपर से इंक रिमूव करना और उसके बाद उसको सेल करना, इस चीज के अंदर अब्दुल करीम तेलगी को काफी मुश्किलें आती थी। इसलिए फिर अब्दुल करीम तेलगी ने प्लान बनाया कि वो फेक स्टैम्प पेपर ही बनाएगा और उन्हें ही सेल करेगा। और इसलिए तेलगी ने मुंबई में मुद्रण ऑफसेट प्रिंटर्स इस नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस खोली, जो दिन में शादी के कार्ड्स प्रिंट करती थी और रात में फेक स्टैम्प पेपर्स बनाने का काम करती थी। और फेक स्टैम्प पेपर सेल करने के लिए जो लोग अब्दुल करीम तेलगी के साथ में इन्वॉल्व थे, अलग अलग स्टेट से उनके बारे में फिर बाद में पता चला। और सबसे ज्यादा कर्नाटक स्टेट के अंदर ये वाला स्कैम चल रहा था। और तेलगी ने बैंगलोर जैसे सिटी में अपने विश्वासी लोगों को स्टैम्प पेपर सेल करने के लिए लाइसेंस दिलवाए। और ये काम इतने प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा था कि स्टैम्प पेपर सेल करने के लिए प्रॉपर मैनेजर भी अपॉइंट किया गया था। उनको हायर करने के लिए उनके इंटरव्यूज लिए जाते थे और स्टैम्प पेपर सेल करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और न्यूज़पेपर्स में इन चीजों के लिए एड्स भी डाली जाती थी। और यही वजह है कि तेलगी की फर्म न सिर्फ एक कॉर्पोरेट फर्म बनी, बल्कि सरकारी बैंक जो थी वो लोग भी तेलगी से ही स्टैम्प पेपर्स खरीदते थे। जैसे बैंगलोर की राहेजा टावर की इंडियन बैंक ने तेलगी की एक फर्म सिटीजन एंटरप्राइज से 1,30,000 रुपए के स्टैम्प पेपर्स खरीदे। और फिर बाद में चेक करने पे पता चला कि इसके अंदर से सिर्फ 3,000 रुपए के स्टैम्प पेपर्स असली स्टैम्प पेपर निकले और बाकी के सब फेक स्टैम्प पेपर्स थे। और फिर नकली स्टैम्प पेपर्स की वजह से बैंगलोर के साथ साथ तेलगी पे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर तेलगी के ऊपर केस फाइल्स किए जाते हैं। लेकिन हर बार तेलगी पुलिस और लीगल अथॉरिटीज को पैसे खिलाकर आराम से छूट जाता था। और फिर 10 अप्रैल 1997 के दिन बैंगलोर के सिटी मार्केट के पुलिस स्टेशन में होटल शालीमार पे छापा मारा और यहाँ पर इंस्पेक्टर DG संग्राम सिंह ने अब्दुल करीम तेलगी के साथ 6 और लोगों को फर्जी स्टैम्प पेपर के साथ अरेस्ट किया। पुलिस ऑफिसर DG संग्राम के अरेस्ट करने के बाद अगली सुबह अब्दुल करीम तेलगी पुलिस स्टेशन से वापस से छूट जाता है और पुलिस स्टेशन में 6 की जगह पे सिर्फ 5 लोग ही रह जाते हैं। और इंस्पेक्टर DG संग्राम सिंह 10 लाख रुपए लेकर के अब्दुल करीम तेलगी को जाने देते हैं जेल से। और बिजनेस के अंदर किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना आए, इसलिए अब्दुल करीम तेलगी बड़े से लेकर के छोटे अधिकारियों तक सभी को अच्छे से पैसे खिलाया करता था। और इसमें सभी पार्टियों के बड़े नेताओं पर आरोप लगे थे। कांग्रेस से लेकर के बीजेपी, NCP, इन सभी पार्टियों के नेताओं को तेलगी ने करोड़ों रुपए दिए थे। लेकिन बार बार फेक स्टैम्प पेपर की वजह से तेलगी पकड़ा जा रहा था। और फिर बाद में तेलगी समझ जाता है कि ये जो फेक स्टैम्प पेपर का काम है और ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और फिर तेलगी एक प्लान बनाता है कि वो ऐसे स्टैम्प पेपर छापेगा जिससे असली और नकली का फर्क ही मिट जाएगा। और फिर इसलिए तेलगी सोचता है कि क्यों ना नकली की जगह असली स्टैम्प पेपर भी वो छापना शुरू कर दे। लेकिन असली स्टैम्प पेपर तो सिर्फ नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में ही छापे जाते हैं। और फिर इसलिए तेलगी सोचता है कि नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस से स्टैम्प पेपर छापने की मशीन को
उठाया जाए। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की जो मशीन्स होती हैं जो स्टैम्प पेपर छापती है, वो कुछ टाइम के बाद खराब होने की वजह से उनको कबाड़ में बेच दिया जाता है। लेकिन इसका कोई भी गलत इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए इसे तोड़कर या फिर अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर बेचा जाता है। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी ने वापस से अपने पैसे के दम पर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के अधिकारियों को भी अपनी तरफ कर लिया और फिर 1998 में तेलगी इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के डेप्यूटी मैनेजर गंगा प्रकाश को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लेता है। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की जो मशीन्स होती है उनको जब कबाड़ में बेचने के लिए टेंडर निकला तो प्लान के अकॉर्डिंग उन सभी मशीनों के पार्ट्स अलग अलग नाम से तेलगी की कंपनियों को ही बेचा जाता है और एक ऐसी कंपनी की यूनिक एंटरप्राइज। और साल 1998 में इस कंपनी को स्टैम्प पेपर छापने की मशीन बिना तोड़े ही दे दी जाती है। और यूनिक एंटरप्राइज नाम की इस कंपनी को जैन किशन सिंह नाम का इंसान चला रहा था और वो भी कोई और नहीं बल्कि तेलगी का ही आदमी होता है। और अधिकारियों की मदद से स्टैम्प पेपर्स के अंदर यूज होने वाली इंक्स, उसका पेपर, इन सभी चीजों का टेक्निकल सपोर्ट भी उसे मिल जाता है। और फिर इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के साथ साथ ही तेलगी ने भी अपनी प्रेस के अंदर स्टैम्प पेपर छापने का काम शुरू कर दिया। और इस बार जो स्टैम्प पेपर छाप रहा था तेलगी, वो फेक नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल थे। लेकिन फिर 10 जून 2002 को जब मुंबई पुलिस तेलगी के बोटावाला चैम्बर ऑफिस के अंदर रेड मारती है तो उन्हें वहां पर 130 करोड़ के कीमत के स्टैम्प पेपर्स मिलते हैं और साथ ही साथ उनको वहां पर एक लेटर भी मिलता है। और 2 जून 1998 की डेट का ये लेटर उस वक्त के बीजेपी सरकार में रहे मंत्री राम जेठमलानी का होता है। 1998 के वक्त वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और राम जेठमलानी बीजेपी के अंदर एक मंत्री थे। और राम जेठमलानी ने लेटर बीजेपी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ताशवंत सिन्हा को लिखा था। इसमें राम जेठमलानी ने इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के डेप्यूटी मैनेजर गंगा प्रसाद के प्रमोशन की सिफारिश की थी। और जब इस लेटर के मीडिया में आने के बाद राम जेठमलानी से क्वेश्चंस किए जाते तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये लेटर अनिल गोटे के कहने पर लिखा था और अनिल गोटे ने तेलगी के कहने पर इस प्रमोशन की बात राम जेठमलानी से की थी और तेलगी को इसके बदले में स्टैम्प पेपर छापने वाली ओरिजिनल मशीन मिली। अनिल गोटे और तेलगी की मदद से साल 2002 के अंदर गंगा प्रसाद का प्रमोशन होता है और उन्हें इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का जनरल मैनेजर बना दिया जाता है। नॉर्मली वेंडर्स को स्टैम्प बेचने के लिए सरकार की तरफ से 3% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर तेलगी ने उसे 20% और 30% के डिस्काउंट पे बेचना शुरू कर दिया और इसी वजह से वेंडर्स भी सरकार के बदले तेलगी से स्टैम्प पेपर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। और फिर उस वक्त पूरे देश भर में वेंडर्स के साथ साथ सरकारी बैंक्स भी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से स्टैम्प्स खरीदने की बजाय तेलगी से स्टैम्प्स खरीद रही थी। एनडीटीवी के पत्रकार संजय सिंह, जिन्होंने स्कैम को एक्सपोज किया था, उनके हिसाब से तेलगी के पास इस बिजनेस को रन करने के लिए 350 से ज्यादा लोगों की टीम थी और जहां जहां पर स्टैम्प का भी बिजनेस तेलगी रन करता था, वहां के सभी डिपार्टमेंट्स को अब्दुल करीम तेलगी पैसे देकर के अपनी साइड कर लेता था। 12 केसेस तेलगी के ऊपर सिर्फ महाराष्ट्र में फाइल किए जाते हैं और 15 केसेस अलग अलग जगह पर फाइल्स किए गए थे और ये केसेस के वो काउंट है जो फाइल किए गए हैं। इसके अलावा तेलगी ने जो पैसे खिलाकर अपना काम करवाया और जो केसेस फाइल नहीं किए गए, उनका तो कोई काउंट ही नहीं है। और इतने सारे केसेस रजिस्टर होने के बाद भी किसी भी स्टेट की पुलिस तेलगी को अरेस्ट नहीं करती है। और फिर 19 अगस्त 2000 की साल में बैंगलोर पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर फेक स्टैम्प पेपर्स बेचे जा रहे हैं और फिर पुलिस की रेड होने के बाद 9.5 करोड़ की कीमत के स्टैम्प पेपर्स पुलिस को वहां से मिलते हैं। और फिर इस केस में फिर से तेलगी का नाम आता है और फिर 7 नवंबर 2001 के दिन बैंगलोर पुलिस ने अब्दुल करीम तेलगी को अजमेर से अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट होने के 78 डेज के बाद कर्नाटक के सीएम ने एक एसआईटी टीम बनाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और फिर इस घटना के बाद अब्दुल करीम तेलगी करीब 16 साल तक जेल में रहा और फिर 23 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी का बैंगलोर पुलिस से अरेस्ट होने के बाद ही उसकी कहानी खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि बैंगलोर पुलिस के अरेस्ट होने के बाद भी अब्दुल करीम तेलगी को जेल की जगह पे एक 5 स्टार होटल में रखा गया था, जिसके इन्वेस्टिगेशन होने के बाद बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स भी और साथ ही साथ महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर छगन भुजबल को भी रिजाइन देना पड़ा। क्योंकि जब मुंबई पुलिस ने तेलगी की कस्टडी ली 85 डेज के लिए, तो फिर भी तेलगी को एक भी जेल में नहीं रखा गया, बल्कि जेल की जगह उसे एक 5 स्टार होटल में रखा गया। और इस चीज के लिए क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर दिलीप कामत ने तेलगी से 1 करोड़ रुपए लिए थे। और फिर जब महाराष्ट्र की एसआईटी टीम और कर्नाटक की एसआई टीम ने तेलगी के घर पर रेड मारी, तो फिर उनको तेलगी वहां पर आराम से बैठकर चाय पीता हुआ मिला और साथ ही साथ 2 कांस्टेबल भी तेलगी के साथ मिले और साथ ही साथ एक कांस्टेबल तेलगी के घर पर ही आराम से सोता हुआ मिला। और फिर 28 मार्च 2003 के दिन अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। और फिर इस रिपोर्ट के बाद तेलगी स्कैम पूरे देश भर में फैल गया और फिर तेलगी स्कैम पूरी मीडिया में आने के बाद एक भी अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया गया, बल्कि उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नाम पर बात टाल दी गई। और फिर साल 2003 में तेलगी स्कैम का खुलासा होने के बाद अलग अलग केसेस में तेलगी को 11 साल, 10 साल, 7 साल अलग अलग सजा सुनाई गई। और इसका सीधा सा मतलब था कि तेलगी
जीते जी कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। और फिर साल 2017 को अक्टूबर महीने में तेलगी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और फिर 26 अक्टूबर 2017 की शाम को मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से तेलगी की डेथ हो जाती है। लेकिन तेलगी ने मरते मरते एक बहुत ही अच्छा काम किया। तेलगी की वाइफ शाहिबा ने तेलगी की अंतिम इच्छा अदालत को बताई कि स्कैम के पैसे से कमाई गई उसकी पूरी दौलत को राष्ट्र के काम में समर्पित की जाए और तेलगी की इन प्रॉपर्टीज के बारे में सीबीआई को भी नहीं पता था।